नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि रिट एग्ज़ाम 2025-26 आपकी रिट एग्ज़ाम 2025-26 की तैयारी प्रिपरेशन का क्या तरीका हो कि हम फर्स्ट चांस में या इस बार सेलेक्ट हो जाए। तो कौन से तरीके आपको फॉलो करने हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर तरीके की जानकारी मिलती है। आपको एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, आपको जो संस्कृत सब्जेक्ट है या राजस्थान जीके हैं, सबकी क्लासें भी आपको मिलती है। किस तरीके से आपको मैं पढ़ाई के साथ साथ आपको मोटिवेशन भी करती रहती हूँ। यही नहीं है, पढ़ाई ही काफ़ी नहीं होती है, क्योंकि मोटिवेट बहुत ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति को, अगर वो व्यक्ति पढ़ता ही पढ़ता जाएगा और उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, और मोटिवेशन से ही इंसान कुछ करने के लिए प्रेरित होता है। तो हम बात करेंगे रिट एग्ज़ाम 2025 और 26। जो बच्चे पास हो चुके हैं, जिनको सफलता हाथ लगी है रिट प्री एग्ज़ाम में, जो आपका रिजल्ट आ गया है, अब जो इसके रिट मेंस एग्ज़ाम होगी, जो बच्चे रिट मेंस में ही जाना चाहते हैं, है ना, तो उनको तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस तरीके की तैयारी उनको करनी चाहिए कि वो सफल हो सके। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना है, आपको जो आपका जो लक्ष्य है, आपका टारगेट, वो आपको निश्चित कर लेना है कि हाँ, मुझे रीट में ही नौकरी लेनी है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या फिर और किसी में नहीं लेनी। क्योंकि जब आप ठान लेते हो, आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लेते हो, तो फिर वो लक्ष्य आपका निश्चित हो जाता है कि मेरा गोल है ये, यही है, और मैं रीट थर्ड ग्रेड में ही लगना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मुझे किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए, तैयारी के लिए सबसे पहले आपके पास प्रिंटेड सिलेबस होना चाहिए। जो सिलेबस आपका आ जाता है, आ जाएगा नया, और वैसे तो पुराना ढला हुआ है, पुराना निकलवा लेना अभी तक नया नहीं आया हो तो, क्योंकि हो सकता है 1, 2, 4, 5 टॉपिक चेंज हो, बाकी सिलेबस 90-95% तो वही सिलेबस रहता है जो पिछली बार का था, और वही रहेगा। 5-7% चेंज होता है उसमें, वो कोई मायने नहीं रखता है। फिर आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 90+ या 95+ कैसे लाऊं। इतना टारगेट लेके चलोगे आप 90+, तो आप 70-75+ पे अटकोगे, मुझे पता है। 70-75+ पे अटकोगे आप, अगर आप 90+ का टारगेट लेके चलोगे तो 70-75+ पे अटकोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि जो 90+ लेके चलते हैं तो वो इतने में तो सिलेक्शन ले लेता है स्टूडेंट। अब आपको ये नहीं, प्रिंटेड आपने सिलेबस निकलवा लिया, आपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया, है ना, लक्ष्य का निर्धारण सिलेबस निकलवा लिया, लक्ष्य का निर्धारण आप लोगों ने कर लिया। फिर बचा क्या आपके लिए? सिलेबस का ऑपरेशन करना। सिलेबस का ऑपरेशन करो पहले, यानी उसको अच्छे से याद कर लो, इसका डिस्कशन करो इसके ऊपर कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल आज तक मैंने छुआ नहीं है उस टॉपिक को, है ना, है ना। ऑपरेशन ही तो करना आपको, यानी इसके एक एक टॉपिक का आपको ऑपरेशन करना है, यानी एक एक चीज़ को आपको पढ़नी है कि इस सिलेबस में सिर्फ ऐसा कौन सा टॉपिक है जो मुझे बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ना। तो सबसे पहले आप उस टॉपिक को पकड़ो, क्लियर। उस
टॉपिक को पकड़ो जो बिल्कुल आपके लिए कठिन है, बिल्कुल कठिन है और बिल्कुल नया है कि आपने आज तक उस टॉपिक को छुआ तक नहीं, तो उनको आप एक साइड में कर लीजिए। फिर आप उन टॉपिक्स को तैयार कीजिए जो थोड़ा कठिन, आपको उनमें से कुछ आते हैं और कुछ नहीं आते हैं। कोई टॉपिक है जैसे राजस्थान के खनिज, ये टॉपिक आपको आता भी है और नहीं भी आता। आप कह सकते हो कि हाँ आता है, और जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप कह सकते हो कि हाँ मुझे नहीं आता। तो डाउट है आपको, कुछ डाउट है, तो उनको आप थोड़ा अलग साइड में ले लीजिए। जो बिल्कुल नए हैं उनको अलग बना लीजिए, जो थोड़े कठिन हैं उनको अलग लीजिए, और जो बिल्कुल सरल है, बिल्कुल इजी है, मतलब कि आप एक बार अगर देख लोगे तो आप उसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। तो आप 3 कैटेगरी बना लीजिए। मैं मेरा अनुमान बता रही हूँ आपको, अगर जिनके पास आप अनुमान लगा चुके हो, जो अपने तरीके से पढ़ रहे हो, वो पढ़ सकते हो। मेरा कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है। मैं तो उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो करना नहीं जानते हैं, जिनको समझ में आता नहीं है, केवल उन बच्चों के लिए। और जो कर सकते हैं वो ऑलरेडी रखे हैं, उनको तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्लियर? अगर वो इस तरीके से पढ़ लेते हैं तो फिर वो सिलेक्ट हो जाते हैं फर्स्ट चांस में, मुझे पता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का। अगर जो बच्चे इस तरीके से सिलेबस का ऑपरेशन करके पढ़ते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है श्योर 100%। हो सकता है बाई चांस 1-2 पद हो सकते हैं, बाकी हो जाता है। अब जो चीज़ आपके लिए बिल्कुल कठिन है, नई है, आप उनको पहले अच्छे से तैयार करो। जो थोड़े कठिन है उनको भी आप समय दीजिए। दिन में ज़्यादा समय आप इनको दीजिए और जो 1-2 घंटे आप इनको दीजिए। और जो बिल्कुल सरल है, आपको आते हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आप उनको पढ़ लो 1-2 बार, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि अगर आप इनको भी पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। आई बात समझ में? तो आपका जो कीमती समय है उसको आपको व्यर्थ नहीं करना है। अब आपने ऑपरेशन कर लिया, ऑपरेशन करके आपने उठना क्या है, कैसे पढ़ना है, अब कर तो लिया आपने ऑपरेशन, आपने डिवाइडेशन कर लिया। अब आपको पढ़ना कैसे है, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या है, मुझे आता नहीं है। बच्चों का कमेंट है कि मैम हमें कब पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, हमें तो नींद आती है, हम तो गर्मियों में छाछ राबड़ी पी के सो जाते हैं, और हमारे तो 5 घंटे तक नींद ही नहीं खुलती है दिन में, और रात को भी हमारी तो यही हालत होती है, कूलर पंखे में आराम से मज़े से एसी में सोते हैं और हमारी नींद नहीं खुल पाती और हम नहीं पढ़ पाते। तो इसका क्या इलाज है? तो इसके लिए भी मैं इसी वीडियो में आपको बता रही हूँ। फिर आपने ये ऑपरेशन कर लिया, अब ऑपरेशन तो कर लिया, लेकिन पढ़ना कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब आप सुबह 5 बजे उठते हो। देखो, अगर आप तैयारी कर रही हो तो आपको 5 बजे तो उठना है ही है, 5 बजे तो आपको उठ जाना है। मैं 4 बजे के लिए नहीं बोल रही हूँ। 4 बजे देखो, मैं तो नहीं उठ पाती थी, चाहे मैं कितनी मेरी एग्ज़ाम हो, चाहे कितना भी क्या हो। कई बच्चे हाँ मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ या 2 बजे से 3 बजे से पढ़ रही हूँ, भाई मेरी तो बस की बात नहीं थी। मैं तो एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ या नहीं करती हूँ तब तो फिर भी जल्दी उठ जाती हूँ, बाकी एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ तो मैं तो नींद तो पूरी लेती। तो मैं तो खुद नहीं उठ पाती हूँ, मैं दूसरों के लिए क्या बोलूँगी। लेकिन जिनकी आदत है, जो उठ सकते हैं वो उठ जाइए, कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। अब आप 5 बजे तो उठ जाओ, क्योंकि ये बढ़िया है। 5 ज़्यादा कोई ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, ठीक ठाक समय है। तो आप उठ के थोड़ा बहुत टहल लो, फ्रेश वगैरह हो लो, चाय पानी पी लो, और आप सबसे पहले, मुझे तो देखो मेरा अनुमान है
जो मैं पढ़ती थी मैं वही चीज़ बताऊंगी, और जिसमें मैं सफल भी रही हूँ। साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए आपके। साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो फ्रेश दिमाग में बहुत अच्छे से घुसता है ना। साइकोलॉजी है ना, आपको साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। 1 या 2 घंटे आपके पास जितना समय है ना, तो साइकोलॉजी को दो। फिर जो महिलाएं हो सकती है आदमी भी हो, तो काम काज करते हैं, लड़के भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कई घरों में करते हैं। जैसे मेरी फैमिली में भी करते हैं जेंट्स काम, जॉब वाले भी करते हैं, जिनकी जॉब नहीं है वो भी करते हैं। लेकिन कई फैमिली होती है जिनमें लड़के भी काम करवाते हैं, अपनी मम्मियों की हेल्प कर देते हैं, अपनी बीवियों की हेल्प कर देते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना। तो आप साइकोलॉजी पढ़ लीजिए, फिर 1-2 घंटे आप रेस्ट करो। जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको गुनगुनाओ, दिमाग में उसको गुनगुनाओ कि हाँ मैंने ये चीज़ें पढ़ी है, ठीक है। कि हाँ, जैसे आपने अधिगम के सिद्धांत पढ़े, तो हाँ मैंने ये सिद्धांत पढ़ा, थॉर्नडाइक का पढ़ा, स्किनर का पढ़ा, बांडुरा का पढ़ा, तो आप गुनगुनाते रहिए। तो हाँ कि आज मैंने ये चीज़ें तैयार की, कल की मत सोचो आप, हाँ मुझे ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई है ना। फिर 1-2 घंटे आप काम कर सकते हो। फिर आप 1-2 घंटे, फिर कोई सब्जेक्ट आपको थोड़ा हार्ड लगता है तो उसको ले लीजिए, है ना। ऐसे करके आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो, पढ़ सकते हो और सफल भी हो सकते हो। अगर आप इस नियम को फॉलो करोगे तो मैं कहती हूँ 100% गारंटी के साथ आप बिल्कुल सफल हो जाओगे। और एक दिन जब रिजल्ट आएगा तब नेहा मैडम को आप याद करोगी, हाँ कि नेहा मैडम ने वो नियम हमें बताए थे, वो रूल हमें बताए थे कि जिन नेहा मैम की वजह से आज हम सफल हो गए हैं, है ना। कि नेहा मैम की वजह से आज हम सफल हो गए। क्योंकि मोटिवेशन, एक अगर मेहनती इंसान होता है तो उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव डालता है। तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।